नमस्कार, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सुनील जानी, केमिस्ट्री लेक्चरर, जूनियर बायोलॉजी का टॉपिक द्रव्य की अवस्था के बारे में पढ़ने। जूनियर बायो केमिस्ट्री का टॉपिक है द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की और अवस्था में इससे पहले हमने कुछ बेसिक जानकारी ले ली है और आज से शुरू करते हैं गैसों के नियम के बारे में। तो पहला अपना टॉपिक रहेगा गैसों का नियम। गैसों के नियम और गैसों के नियम में सबसे पहला बोयल्स का नियम पढ़ेगा और बोयल्स के नियम के बाद चार्ल्स का नियम पढ़ेगा, गेलुसिक का नियम पढ़ेंगे। तो पहला अपना नियम है बोयल्स का नियम। तो बोयल्स का नियम क्या कहता है? पहला नियम है अपना बोयल का नियम। पहला नियम कौन सा है? बोयल का नियम। बोयल का नियम क्या कहता है? बोयल का नियम कहता है कि P व्युत्क्रमानुपाती B। P व्युत्क्रमानुपाती B का मतलब स्थिर ताप पर, बोयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। दोबारा से, स्थिर ताप पर, ताप क्या है? स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन के अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती B। तो बोयल ने अपना एक नियम दिया। बोयल ने कहा कि स्थिर ताप क्या है? स्थिर है और निश्चित मात्रा की कोई गैस है, उसका दाब उसका आयतन से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती B। व्युत्क्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो P बराबर आता है K/B। K यहाँ स्थिरांक है। K क्या है? स्थिरांक है। K यहाँ स्थिरांक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि K बराबर PV, या ऐसे लिख दें PV बराबर K। मतलब P और V का गुणनफल स्थिरांक के बराबर होता है। P और V का गुणनफल स्थिरांक के बराबर होता है। P और V का गुणनफल स्थिरांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्थिरांक के बराबर होता है। दोबारा सुन लीजिए, स्थिर, इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब, निश्चित मात्रा की गैस का दाब उस गैस के आयतन के गुणनफल का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है। एक स्थिरांक के बराबर होता है। अब इसका मतलब हुआ PV बराबर एक स्थिरांक है, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। ऐसा कब? मान लो किसी गैस का निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब P1, ठीक है, उसका आयतन V1, दाब बाद में अगला दाब P2 है और आयतन कौन सा है? V2। तो क्या रहेगा? P1 V1 बराबर P2 V2। अर्थात P1 अपॉन P2 बराबर V1 अपॉन V2। ये है बोयल का नियम। ये किसका नियम है? बोयल का नियम। एक बार फिर से दोबारा, बोयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर, बोयल का नियम स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब, गैस की मात्रा निश्चित है और उसका दाब गैस के आयतन V के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। V के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती V। जब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक आएगा K। फिर क्या होगा? P बराबर KV। P बराबर क्या रहेगा? KV।
इसका मतलब P और V को गुणा करें तो PV बराबर K। तो दूसरी भाषा में कहें तो स्थिर ताप पर निश्चित गैस की मात्रा का दाब P और उसका आयतन V का गुणनफल हमेशा स्थिरांक की क्या होता है, बराबर होता है। माना प्रारंभिक दाब P1 और अगला दाब P2 है, आयतन V1 और V2 है, तो P1 अपॉन P2 बराबर V1 अपॉन V2 है। ये बॉयल का नियम है, ठीक है। अब बात रही P और V के बीच ग्राफ खींचने की। P और V के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ परवलयाकार आता है, इस प्रकार का आता है। P और V के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आता है इस प्रकार का। ये P और V के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार का आता है। स्थिर ताप पर ताप क्या है इसके लिए, स्थिर है, ठीक है। स्थिर ताप के लिए यदि तापमान का मान अलग अलग रखें तो ग्राफ इसी प्रकार का, कोई P और V के परिवर्तन में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ग्राफ वैसा का वैसा ही आएगा, ऐसा। तो P और V के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक परवलयाकार ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है, परवलयाकार ग्राफ, ठीक है। तो ये था बॉयल का नियम। इसके अलावा यदि P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचें, P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ में क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा। वो कैसे, P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचे। किसके बीच में ग्राफ खींचे, P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ अपना प्राप्त होगा ऐसा। P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचे तो ऐसा ग्राफ होगा, एक सीधी रेखा। ऐसा ग्राफ, ठीक है। यहां ग्राफ में ये T3 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर, अर्थात अधिक ताप पर ग्राफ दाब की ओर खिंच सकता है। अधिक ताप पर ग्राफ दाब की ओर खिंच सकता है। तापमान का मान कितना है, मान लो T3 ज़्यादा है, T3 और फिर T2 और फिर T1। अधिक तापमान पर ग्राफ दाब की ओर अग्रसर होता है, अर्थात P और V के बीच में कोण बढ़ता है। तापमान बढ़ने से P और V के बीच में कोण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये नियम था बॉयल का नियम। एक बार फिर से, स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, K स्थिरांक आएगा, PV बराबर आएगा K, अर्थात P और V का गुणनफल स्थिर ताप पर और निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए स्थिरांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर। स्थिरांक का मान डिपेंड किस पर करता है, K का मान डिपेंड करता है T पर और पदार्थ की निश्चित मात्रा पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है, P और V पर डिपेंड करता है, P और V पर डिपेंड करता है। इनकी इकाइयों पर डिपेंड करता है K का मान। स्थिरांक का मान T पर डिपेंड करता है, N पर, N निश्चित मात्रा पर डिपेंड करता है, गैस की मात्रा पर डिपेंड करता है, P दाब पर डिपेंड करता है, V उसके आयतन पर डिपेंड करता है। पहला नियम था बॉयल्स का नियम। तो इस नियम के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी गई है। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी गई है। दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है। दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो गुब्बारा फट जाता है। गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को पुनः फुलाया जा सकता है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी गई। कौन सी गैस भरी गई है, H2 गैस, कमरे के ताप पर। क्वेश्चन है बॉयल्स नियम के अनुसार बॉयल्स नियम के अनुसार क्वेश्चन क्या है, एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी गई है। गैस कौन सी है, H2 गैस है और उसको किस में भरा गया है, गुब्बारे में। किस में भरा गया है, गुब्बारे में। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाए, दाब को कितना कर दिया जाए, 0.2 बार से अधिक,
2 बार से अधिक कर दें दाब को, एक बार सीधा P लिख देते हैं, बाद में P1 P2 कर देंगे, तो गुब्बारा फट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस, अगला दाब दिया गया है एक बार, यदि एक बार दाब पर गैस का आयतन 2.27 लीटर है, मतलब ये दिया है P2, ये दिया गया है P1 और ये दिया गया है आयतन V1। आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है, अपने को V2 पूछ रहे हैं। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी गई है। कौन सी गैस भरी गई है? H2 गैस। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है, दाब को कितना कर दिया जाता है? 0.2 बार से अधिक, तो गुब्बारा फट जाता है। गुब्बारा क्या हो जाता है? फट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर, कितनी है? 2.27 लीटर आयतन घेरती है, तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है? मतलब ये है कि अपने को P2 दिया गया, P1 दिया गया, V1 दिया गया, V2 पूछ रहे हैं। क्या हमने बोयल्स नियम के अनुसार ऐसा पढ़ा था? बोयल नियमानुसार ऐसा पढ़ा था हमने कहा था कि P और V का मान कांस्टेंट के बराबर, अर्थात फिर हमने ये कहा P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर क्या लिखा था? P2 V2 लिखा था। ठीक है। अब देखो P1 का मान अपने को दिया गया और अपने को ज्ञात करना है V2, तो क्या मैं V2 की जगह से लिख सकता हूँ? V2 बराबर क्या आएगा? P1 V1 अपॉन P2। P1 V1 अपॉन V2 को मैं यही रख लूँ, P2 इधर जाके इसमें पैर में चला जाएगा, तो क्या होगा? P1 V1 अपॉन P2। तो V2 का मान निकलेगा, बोलो P1 कितना? एक बार। V1 दिया गया, कितना दिया गया? V1 है 0.27 लीटर, सॉरी 2.27। P2 दिया गया, कितना है P2? 0.2 बार, 0.2। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, जब 0.2 है, इसका पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे, और 2 को इससे काटेंगे, तो या तो काट लो या ऐसे कर दो। इसका पॉइंट 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 22.7 हो जाएगा, 22.7 हो जाएगा। और नीचे किसका भाग आ गया? 2 का। 22.7 में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा V2 बराबर कितना आएगा? 11.35 लीटर। V2 कितना आ जाएगा? 11.35 लीटर। दोबारा सुन लो। सबसे पहले अपने को P2 दिया गया है इतना, P1 दिया गया एक बार। 0.2 बार से अधिक करते हैं तो गुब्बारा फट जाता है। इसका मतलब ये अंतिम प्रेशर, ये क्या है? अंतिम प्रेशर P2 है। तो P2 कितना है? 0.2 बार। और P1 कितना है? एक बार। और एक बार पर आयतन दिया गया है V1, तो एक बार P1 है और उस पर आयतन जो दिया है वो क्या हो गया? V1। और हमसे पूछ रहे हैं V2, किसके बारे में पूछ रहे हैं? V2 के बारे में पूछ रहे हैं। तो V2 बराबर ये आएगा, रिजल्ट क्या रहेगा? V2 बराबर 11.35 लीटर। कितना आएगा? 11.35 लीटर। ये बोयल का नियम था। बोयल के नियम में सबसे पहले क्या बात रखते हैं? सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना है, स्थिर रखना है ताप को। द्रव्यमान होना चाहिए, निश्चित द्रव्यमान की गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित द्रव्यमान की गैस, निश्चित द्रव्यमान की गैस होनी चाहिए। और P व्युत्क्रमणपाती होगा V। ठीक है। यदि घनत्व के रिस्पेक्ट में लिखें, किसके रिस्पेक्ट में लिखें? घनत्व के रिस्पेक्ट में, तो इस प्रकार होता है बोयल का नियम। क्या होता है? देखिए, घनत्व के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्या होता है? घनत्व में क्या होता है? देखिए, जब हमने ऐसा कहा है कि P समानुपाती V, अर्थात हमने ये कहा P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P2 V2, तो क्या होगा? देखिए, घनत्व बराबर होता है D बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। D1 कहें तो V1, D2 कहें तो M अपॉन V2, M अपॉन V2। घनत्व के रिस्पेक्ट में लिखें तो अब D1 बराबर M अपॉन V1 और D2 बराबर M अपॉन V2। ठीक है। अब क्या हुआ? देखो, V1 और V2 की जगह लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? V1 बराबर होगा
V1 बराबर m अपॉन D1, V2 बराबर m अपॉन D2। और इस समीकरण में जब मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, P1 इंटू V1 की जगह क्या रख लेंगे, m अपॉन D1 बराबर P2, V2 की जगह क्या रखेंगे, V2 की जगह रखेंगे m अपॉन D2, m अपॉन D2। अब क्या हुआ, m से m कैंसिल है, निश्चित द्रव्यमान, और फिर क्या हुआ, P1 अपॉन D1 बराबर P2 अपॉन D2 बराबर क्या आया, P2 अपॉन D2। दोबारा सुन लो, सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारी बात थी, और इसके बराबर हमने कांस्टेंट रखा था PV बराबर K को, फिर हमने ये भी कह दिया P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। अब घनत्व के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, घनत्व बराबर होता है m अपॉन V, तो D1 बराबर m अपॉन V1, D2 बराबर m अपॉन V2। यहाँ तो अपने को दिया गया है V1 और V2, इसलिए इस घनत्व वाले पार्ट को हम V1 और V2 के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, V1 इधर ले आऊँगा, D1 इधर आ जाएगा, m अपॉन D1 m अपॉन D2, तो यहाँ मान पुट करूँगा m अपॉन D1 V1 की जगह, और यहाँ V2 की जगह क्या करूँगा, m अपॉन D2 m अपॉन D2। तो क्या आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और P1 अपॉन D1 बराबर P2 अपॉन D2। दो फॉर्मूले आगे बोल्स के नियम के अनुसार ध्यान रखना, क्या आया, P1 V1 बराबर P2 V2, तो बना क्या, P1 अपॉन P2 बराबर V1 अपॉन V2। दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बोल्स के नियम से, ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अगला नियम है चार्ल्स का नियम। अगला नियम कौन सा है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, ये नियम बोयल्स का नियम लागू होता है स्थिर ताप पर। किस पर लागू होता है, स्थिर ताप पर, और स्थिर ताप पर लागू होता है निश्चित द्रव्यमान वाली गैस पर, स्थिर ताप और निश्चित द्रव्यमान वाली गैस पर। अगला नियम कौन सा है, चार्ल्स का नियम। दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम हम पढ़ रहे हैं गैसों के नियम द्रव्य की अवस्था वाले चैप्टर में से, और दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुन लो। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि इसके लिए दाब स्थिर रहता है, स्थिर दाब पर। किस पर है, स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। दोबारा सुन लो, दाब क्या रहेगा, स्थिर, वहाँ तापमान स्थिर था, वहाँ ताप क्या था, स्थिर। स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली, स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन, गैस का आयतन V परम ताप के समानुपाती होता है। गैस के परम ताप के समानुपाती होता है, गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। दोबारा से सुन लो, वहाँ ताप स्थिर था, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस थी। ताप, यहाँ दाब स्थिर है, स्थिर क्या है, दाब है, दाब क्या है, स्थिर। निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V परम ताप T के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती T, V समानुपाती T। ये नियम है चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। V समानुपाती T। अब ध्यान से देखो, जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो V बराबर आएगा KT। V बराबर क्या आएगा, KT। यहाँ K क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। K क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। अब K की वैल्यू, K बराबर क्या आएगा, V अपॉन T, अर्थात ऐसे भी लिख दें V और T का अनुपात समानुपातिक स्थिरांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, समानुपातिक स्थिरांक के बराबर होगा। फिर V अपॉन T बराबर K है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो किसी गैस का आयतन V1 और उसका ताप T1 है, और आयतन बाद में V2 और ताप T2 होता है, तो V1 अपॉन T1 बराबर
V2 अपॉन T2 बराबर V2 अपॉन T2। ये चार्ल्स का नियम, ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। दोबारा सुन लो, दाब स्थिर, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V और उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। तो क्या होगा? V समानुपाती T, V समानुपाती T। V बराबर क्या आएगा? समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, यहाँ एक स्थिरांक आएगा K को बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक। K को क्या बोलते हैं? समानुपातिक स्थिरांक। फिर क्या आएगा? K को मैं इधर रख लूँगा, T इसके पैर में चला जाएगा। K बराबर आएगा VT, अर्थात VT बराबर K। यानी किसी स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन और उसके ताप का अनुपात हमेशा किसके बराबर होगा? स्थिरांक के बराबर। किसके बराबर होगा? स्थिरांक के बराबर। फिर हमने ये कह दिया, मान लो आयतन V1 है और ताप T1 है, आयतन V2 है, ताप T2 है, तो V1 अपॉन T1 बराबर क्या आएगा? V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2। ये नियम है चार्ल्स का नियम। ये नियम कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स के नियम में एक क्वेश्चन है। चार्ल्स का नियम में क्वेश्चन क्या है? प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय, प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया है। कितनी वायु से भरा गया है? 2 लीटर से। जब जहाज हिंद महासागर जहाँ ताप 26.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा? यानी तापमान का मान कितना कर दिया जाए? 26.1 डिग्री सेल्सियस, और फिर आयतन कितना होगा? मतलब V2 कितना होगा? आयतन कितना होगा? V2 कितना होगा? ये क्या है? T2 है, ये क्या है? T1 है, ये क्या है? V1 है। दोबारा सुन लो, कोई ताप पर आयतन दिया हुआ है 2 लीटर, कोई ताप है T1 प्रारंभिक ताप है, और ताप कितना है? 23.4 डिग्री सेल्सियस, और उस पर आयतन कितना है? V1 2 लीटर। कितना दिया गया है? 2 लीटर दिया गया। फिर ताप को थोड़ा बढ़ाया गया, मतलब हिंद महासागर में गए, वहाँ पर तापमान क्या हो गया? थोड़ा बढ़ गया, मतलब 23.4 डिग्री से कितना हो गया? 26.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। और 26.1 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन आएगा उसकी गणना करनी है अपने को, ठीक है? तो पहला जो ताप T1 23.4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ताप T2 उसका मान कितना? 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो V1 दिया गया, T1 दिया गया, T2 दिया गया, अपने को निकालना क्या है? V2 निकालना। याद करो, क्या हमने ऐसे लिखा था? V अपॉन T बराबर K, V अपॉन T बराबर K लिखा था। अब V अपॉन T बराबर K था, तो हमने फिर ऐसे भी लिखा था बाद में, V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 बराबर क्या लिखा? V2 अपॉन T2। V1 का मान दिया गया है, T1 का मान दिया गया है, V2 का मान निकालना है, T2 का भी दिया गया है। तो V2 का निकालूंगा, क्या कर दूंगा मैं? V2 बराबर V1 इंटू T2, V1 इंटू T2, V1 इंटू T2, और उसके पैर में, उसके भाग में चला जाएगा T1। V1 का मान अपने को दिया गया कितना? 2 लीटर दिया गया है। V1 का मान कितना दिया गया है? 2। T2 ये अपने को जो ताप दिया गया है वे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। किस में दिया गया है? डिग्री सेल्सियस में। और जब ताप डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो पहले मैं इसको किस में बना लूँगा? केल्विन में बना लूँगा। तो केल्विन में बनाऊँगा तो क्या बनेगा बताओ? T1 बराबर क्या हो जाएगा? T1 बराबर 23.4 है, और जब इसको केल्विन में बढ़ाऊंगा तो 273 को जोड़ दूंगा मैं। कितने को जोड़ूंगा? 273 को। और जब जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बताओ? कितना बनेगा? 296.4 केल्विन। इतना आ गया मान, ठीक है। और फिर T2 बनाऊंगा तो T2 कितना आ जाएगा? T2 बराबर आएगा, T2 कितना दिया गया? 26.1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273
और 273 जोड़ूंगा तो इसका मान आएगा, यहाँ लगा दो 26, 4 3 9 9 और 2.1 299.1 केल्विन। ठीक है, अब देखो 2 है, T2 कितना दिया गया है 299 कितना दिया गया है 299.1 केल्विन, और T1 का मान कितना दिया गया है 296.4 केल्विन। अभी तो रिजल्ट आएगा V2, वो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा V2। दोबारा सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास न्यूमेरिकल में T1 T2 का मान दिया गया था। T1 T2 दोनों मान अपने को दिए गए, डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं। न्यूमेरिकल करते इसमें हम उसको किस में परिवर्तित कर लेंगे, हम उसको केल्विन में परिवर्तित कर लेंगे। और डिग्री सेल्सियस को जब मैंने केल्विन में बनाया तो 273 का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, मान आएगा इतना, T2 का मान आएगा इतना। अब V1 अपने को दिया गया तो V1 की जगह यहाँ लिख लेंगे 2, T2 का मान केल्विन का लगाया, नीचे T1 का लगाया, V2 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2 की। ये न्यूमेरिकल था, 2 रूल हमने पढ़ लिए हैं। पहला था बोयल्स का नियम, दूसरा था चाइल्ड्स का नियम। बोयल्स का नियम किस पर लागू हो रहा था, बोयल्स का नियम लागू हो रहा था स्थिर ताप पर, और ये किस पर लागू हो रहा है, स्थिर दाब पर। ठीक है, और अगला नियम है गैलू-सेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अगला नियम कौन सा है, गैलू-सेक का नियम। और गैलू-सेक का नियम निश्चित आयतन पर लगता है, किस पर लगता है, निश्चित आयतन पर। तीसरा नियम है अपना गैलू-सेक का नियम। तीसरा नियम है गैलू-सेक का नियम, गैलू-सेक का नियम। तीसरा नियम कौन सा है, गैलू-सेक का नियम। और गैलू-सेक का नियम क्या कहता है, देखिए गैलू-सेक का नियम, इससे पहले 2 नियम पढ़े। पहला नियम स्थिर ताप पर लागू हो रहा था, किस पर लागू हो रहा था, स्थिर ताप। दूसरा नियम स्थिर दाब पर लागू हो रहा था, किस पर लागू हो रहा था, स्थिर दाब पर। तीसरा नियम स्थिर आयतन पर लागू होगा, किस पर लागू होगा, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर। और स्थिर आयतन पर देखिए, स्थिर आयतन में क्या होता है कि जब स्थिर आयतन हो, अर्थात आयतन स्थिर हो, और किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस है, उसका दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, होगा क्या, देखिए दोबारा से, स्थिर आयतन मतलब V क्या है, स्थिर है, V क्या है, स्थिर है। ठीक है, और कोई निश्चित द्रव्यमान वाली गैस है, उसका दाब P, उसका दाब P किसके समानुपाती होगा, ताप T के समानुपाती होगा। तीसरा नियम गैलू-सेक का नियम क्या कहता है, स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस का दाब उसके ताप T के क्या होगा, समानुपाती। और जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो P बराबर क्या आएगा, KT। P बराबर क्या आएगा, KT। और जब स्थिरांक की बात की जाए तो स्थिरांक को मैं यहीं रखूंगा, तो फिर क्या आएगा, P/T बराबर K। अर्थात स्थिर आयतन पर, अर्थात स्थिर आयतन पर कोई निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके ताप के अनुपात का मान स्थिरांक के बराबर होता है। समानुपातिक स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर P/T आएगा, और P/T मान लो कोई एक गैस है, उसका दाब है P1 और उसका ताप T1, और गैस का दाब बाद में होता है P2 और ताप हो जाता है T2। तो क्या आएगा, P1/T1 बराबर P2/T2, P1/T1 बराबर P2/T2। ये गैलू-सेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। दोबारा सुन लो, आयतन क्या रहेगा, स्थिर। आयतन क्या रहेगा, स्थिर। जब आयतन स्थिर है तो निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस का दाब, निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस का दाब उसके ताप T के समानुपाती होगा, ताप T के समानुपाती होगा। और जब ताप T के समानुपाती होगा तो समानुपाती का चिन्ह में हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा, एक नियतांक। क्या आएगा, नियतांक। और नियतांक को यहीं रखूं तो T इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, तो P/T का अनुपात किसके बराबर, K के बराबर होगा। अर्थात स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब और उसका ताप का अनुपात समानुपातिक स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, P1
इसी से P1/T1 बराबर P, यही गैलुसे का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। इसके बारे में न्यूमेरिकल करेंगे कल। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।